मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन डाउट डिस्कस कर रहे थे ईएमआई पे बेस्ड। ठीक है, अपन ने 48 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे स्टेज 2 में। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन अपन ये डिस्कशन करेंगे। तो अब देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें आपसे कह रहा है कंडक्टिंग रॉड पी क्यू एस की लेंथ आपको टोटल 5 मीटर गिवन है। ठीक है, जो कि इस तरह से एक्स वाई प्लेन मूव कर रही है। तो यहाँ पे देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है आपको 3J कैप प्लस 4K कैप टेस्ला। अब यहाँ पे इसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या होगी। तो देखो इसके अंदर यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 51 अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें ये रॉड इस तरह से गिवन है। देखिए यहाँ पे ये लेंथ 5 मीटर है इसकी, ये लेंथ गिवन है 5 मीटर। ठीक है, ये लेंथ 5 मीटर है। इसकी वेलोसिटी गिवन है आपको इस डायरेक्शन में, एक्स के लॉन्ग कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एंड बच्चों इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन है 3J कैप प्लस 4K कैप टेस्ला है। क्लियर। अब यहाँ पे इसमें देखिए, इस लेंथ का अगर अपन करें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो यहाँ पे इस लेंथ का अगर अपन परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? तो ये आएगा ये L परपेंडिकुलर। L परपेंडिकुलर कितना बनेगा इसका? 5। ये एंगल दे रखा है आपको 53 दे रखा है, 53 डिग्री। इसका अगर कंपाउंड करो कितना है बच्चों? 5 कॉस, इधर तो कॉस आएगा 53, इधर आएगा साइन 53। साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। तो कितना बच्चों? ये 4 मीटर। तो ये लेंथ कितनी होगी? 4 मीटर। ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। एंड बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है 3J कैप प्लस 4K कैप टेस्ला के अकॉर्डिंग है। तो बच्चों उसका जो जेड कंपाउंड लेंगे, क्योंकि देखो वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग है, लेंथ परपेंडिकुलर निकाल लिया आपने वाई के अलॉन्ग, तो मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर कटिंग होगी वो कौन सा होगा? जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से बी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बच्चों? बी जेड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किधर होगा? एक्स एक्सिस होगी बच्चों, ये हो गई ये वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर कटिंग किसकी होगी? केवल जेड कंपोनेंट की। ठीक है, क्योंकि इसमें 3J कैप प्लस 4K कैप लिखा हुआ है। तो 3J कैप जो है वो तो वाई एक्स के अलॉन्ग है, वो तो लेंथ परपेंडिकुलर पैरेलल हो गया, तो उसकी कटिंग तो होनी चाहिए। तो किसकी होगी? जेड वाले कंपोनेंट की। जेड कंपोनेंट कितना है यहाँ पे? 4 है। ठीक है, ये वैल्यू 4 है। तो बस यहाँ पे अप्लाई करते हैं E इक्वल टू BVL होता है। तो यहाँ पे BZ L परपेंडिकुलर इंटू V करेंगे तो BZ 4 है, लेंथ परपेंडिकुलर 4 है, एंड ये वेलोसिटी 2 है। तो कितना हो गया? 32 वोल्ट आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पे एक डिस्क रोटेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इस तरह डिस्क रोटेट हो रही है। और इस डिस्क में यहाँ पे देखिए, इस डिस्क के अंदर यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा? तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहाँ पे इस पे डिस्क पे इनवर्ड अप्लाई हो रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसमें जो आपको वायर शो कर रखा है, इस तरह वायर है ये वायर की इंफॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ पे इसमें ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट है, P पॉइंट एंड ये Q पॉइंट। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इसमें जो EMF डेवलप होगा इसके अंदर EMF यहाँ पे इस सेंटर एंड सर्क्यूमफेरेंस के बीच में, इसकी जो रोटेशन आपको दे रखे हैं कुछ इस तरह से रोटेशन है। इसको हम कुछ इस तरह रोटेट करा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम इस तरह रोटेट करा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो आप देखिए, ये वाला पॉइंट जो है ये अंदर जा रहा है, ये वाला पॉइंट किधर जाएगा? इनवर्ड जा रहा है। तो हम देखें तो यहाँ पे देखिए फिंगर्स रखेंगे इनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, और थंब को रखेंगे इनसाइड द ब्लैक बोर्ड, तो स्लैप आएगा इस डायरेक्शन में। मतलब P पॉइंट जो यहाँ पे, ये P पॉइंट यहाँ पे हाई पोटेंशियल गेन करेगा। दोबारा समझे कैसे? फिंगर्स यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का लॉन्ग रखिए, मैग्नेटिक फील्ड का लॉन्ग इस तरह से नीचे की तरफ, और यहाँ पे थंब वेलोसिटी का लॉन्ग, क्योंकि ये Q पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी की तरह इनवर्ड है। फील्ड डाउन साइड में, फिंगर्स इनवर्ड, तो स्लैप इस तरफ एक्ट होगा। ठीक है, तो मतलब ये P पॉइंट जो आएगा हाई पोटेंशियल पे आएगा, ये हाई पोटेंशियल, और ये Q पॉइंट आएगा लो पोटेंशियल है। मतलब यहाँ पे जो अंदर जो बैटरी डेवलप होगी कुछ इस तरह से डेवलप होगी बैटरी, इस तरह से ये E, ये इसमें इंड्यूस EMF यहाँ पे होगा बच्चों। ठीक है, इंड्यूस EMF यहाँ पे होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इसमें करंट जो फ्लो होगी यहाँ से इस तरह से होती हुई, यहाँ से होती इधर जाएगी करंट। तो यहाँ से हम देखें इस करंट की वैल्यू किधर आ रही है? P से होती हुई Q में आ रही है, जो रेजिस्टेंस R है। ठीक है, रेजिस्टेंस R, यहाँ से हम देख रहे हैं करंट P से होती हुई Q की तरफ फ्लो हो रही है। तो आंसर क्या जाएगा? करंट I इक्वल टू P2Q इन R। रेजिस्टेंस R में करंट किधर फ्लो हो रही है? फ्रॉम P टू Q। क्लियर। तो आ जाएगा रिजल्ट 52। उसके बाद 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 56।
56 देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर रन्स ऑन ए डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ 200 वोल्ट। मीन्स यहाँ पे डीसी मोटर जो है इसके लिए बैटरी की वैल्यू कितनी गिवन है, 200 वोल्ट गिवन है बैटरी की वैल्यू, ठीक है। करंट गिवन है 10 एम्पियर, ठीक है। एफिशिएंसी गिवन है 40%। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 56 अपन देख रहे हैं। 56 में आप जानते हो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई। स्मॉल ई तो ये जो यहाँ पे स्मॉल ई वैल्यू गिवन है आपको, ये फाइंड करनी है। कैपिटल ई गिवन है, तो एफिशिएंसी तो यहाँ पे 40% है, ये तो 40% है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 40%, स्मॉल ई और तो स्मॉल ई कैपिटल ई की वैल्यू में कितना गिवन है, 200 वोल्ट। ये भी गिवन है 200 वोल्ट गिवन है एंड इनटू 100%, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो कितना जाएगा, ये 20 से 20 कैंसिल, इधर ले जाएंगे तो 80, ई इक्वल टू कितना हो गया, 80 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ पे, आर्मेचर रेजिस्टेंस तो आप जानते हैं आई इक्वल टू ई माइनस ई अपॉन आर ए, ये भी देख चुके हैं अपन पिछली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से हमें करंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है 10 एम्पियर, कैपिटल ई यहाँ पे 200 है, स्मॉल ई 80 निकाली लिया अपन ने अपॉन आर ए, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे आर ए फाइंड करेंगे तो ऊपर कितना है बच्चों, ये 120 बाई 10 कर दो, कितना आ गया 12 ओम। आर ए की वैल्यू 12 ओम आ जाएगा, ठीक है। 56। उसके बाद बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 57। कॉपर डिस्क इज रोटेटिंग रैपिडली बिलो ए फ्री सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, द मैग्नेटिक नीडल स्टार्ट्स रोटेशन विद। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से कह रहा है, देखिए एक कॉपर डिस्क वाला मैग्नेटिक मतलब एक तरह से ये कॉपर मटेरियल है, ठीक है, मेटल प्लेट है, इसके नीचे बच्चों एक मैग्नेटिक नीडल रखी है। मैग्नेटिक नीडल अपन जानते हैं कुछ नहीं होता है, मैग्नेटिक नीडल एक मैग्नेट ही होता है एक तरह से। यहाँ पे इसमें ये एन पोल, ये इसमें एस पोल है। मैग्नेटिक नीडल को हम जानते हैं बार मैग्नेट मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफ एन पोल एक तरफ साउथ पोल होते हैं। अब बच्चों इसको अगर अपन यहाँ पे इसकी लाइन्स देखें, मैग्नेट लाइन्स क्योंकि इस तरह से अपन जानते हैं मैग्नेट लाइन्स यहाँ से इस तरह से निकलती है मैग्नेट लाइन्स, ठीक है। मैग्नेट लाइन्स अपन ने शो कर दी इसकी नीडल की, इसकी मैग्नेट की। तो मैग्नेट की जो मैग्नेट लाइन्स है कुछ इस तरह से होंगी मैग्नेट लाइन्स, ठीक है। इस तरह से ये मैग्नेट की मैग्नेट लाइन्स अपन ने शो कर दी, डिस्क के अंदर से क्रॉस हो रही है लाइन्स इस तरह से, आप देखते हो मैग्नेट लाइन्स हो गई है, इस डिस्क के अंदर से पास होती आ रही है मैग्नेट लाइन्स। अब देखो इसको अगर आप रोटेट करोगे डिस्क को, यहाँ पे इसको रोटेट करें डिस्क, अब बच्चों डिस्क को हम रोटेट कर रहे हैं इसकी सेल्फ एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मतलब इस तरह से ये डिस्क है, इसको हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट आप रोटेट करोगे तो रोटेट करने से क्या होगा, ये फ्लक्स की कटिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्स इसके अंदर गुजर रहा है तो फ्लक्स की कटिंग होगी। तो फ्लक्स कटिंग की वजह से यहाँ पे इस मैग्नेट के अंदर भी रोटेशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं ईएमएफ जो डेवलप होगा या जो इसमें फ्लक्स कटिंग का अपोज होगा, क्योंकि हम लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन फ्लक्स कटिंग कर रहे हैं तो हमेशा फ्लक्स कटिंग का अपोज होता है, इस तरह से डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है, इस तरह से विक्षेपक बल लगता है कि वो फ्लक्स कटिंग का अपोज करे। तो उसको मैं रोटेट करूंगा इधर, तो फ्लक्स कटिंग से बचने के लिए इस मैग्नेट को भी इसी डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ेगा। तो मैग्नेट भी सेम डायरेक्शन में रोटेट होगी, ठीक है। बट उस केस में अपन देखते हैं कुछ एनर्जी तो यहाँ पे इसमें हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस जाएगी, इसके अंदर एडी करंट्स बनेगी, इसके अंदर एडी करंट्स बनेगी मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग की वजह से। तो एडी करंट्स बनने से कुछ एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, ठीक है, और कुछ एनर्जी को मिल जाएगी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो क्या मतलब है कि साथ साथ मैग्नेट में भी रोटेशन स्टार्ट हो जाएंगे, साथ साथ इस मैग्नेट के अंदर भी रोटेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये मैग्नेट जो रोटेट होगी इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, मतलब इसको अगर अपन ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो इसके अंदर भी ओमेगा डैश आएगा, बट ओमेगा डैश क्या होगा, लेस देन ओमेगा, ओमेगा डैश लेस देन ओमेगा, बिकॉज सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क will loss in heat by eddy currents, some current, ठीक है, some kinetic energy of disk will be lost in the form of heat by eddy currents, ठीक है। remaining obtained in ke dash of मैग्नेट, क्या कहते हैं, निडल, ठीक है, मैग्नेटिक निडल। तो जो रिमेनिंग है निडल को ऑप्टेन हो जाएगी। तो इस तरह अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग एनर्जी इसको मिल जाएगी, मतलब इसकी स्पीड थोड़ी कम आपको मिलेगी, ओमेगा डैश लेस देन ओमेगा।
ठीक है, ये आ गया 57, अच्छा क्वेश्चन था। 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 64। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में व्हील ऑफ 10 मेटेलिक स्पोक्स दे रखे हैं। और तो देखो आपको बताया था मैंने, कोई भी डिस्क है या कोई भी बच्चों एक सर्कुलर फ्रेम है, उस पर कई सारे स्पोक्स, कई सारे रोड्स कनेक्टेड हैं, चाहे 1 कनेक्टेड हो, चाहे 4 रोड्स हो, चाहे 1000 हो, कितनी भी हो, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ तो कितना होता है, E = ½ B ओमेगा L स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्पोक्स पर यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कितनी भी छड़ें यहाँ पे कनेक्टेड है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 64, इसमें E = क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ½ B ओमेगा L स्क्वायर, इसका यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको इसमें वही पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो E = ½ B ओमेगा L स्क्वायर की हेल्प से। तो यहाँ पे B तो कितना गिवन है, B गिवन है आपको 0.4 गॉस है, 0.4 गॉस मीन्स 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। CGS की फॉर्म में रखा है गॉस, इसको MKS में चेंज करना, टेस्ला की फॉर्म में चेंज करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ओमेगा की इन्फॉर्मेशन कितनी गिवन है आपको, यहाँ पे 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब रोटेशन पर मिनट दे रखा है, इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है तो π/30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या कहते हैं 2π/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे या कि तो π/30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे L लेंथ हमें कितनी दे रखी है 0.5, तो 0.5 का कर देंगे स्क्वायर, तो बस यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन करके निकाल लो, ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 62.8 × 10⁻⁻6 वोल्ट, ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट। अब उसके बाद फिर आगे 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन 72 देखें इसमें, ये व्हेन अ वायर लूप इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन एवरी। तो जो यहाँ पे हम देखते हैं लूप को जब हम रोटेट करते हैं, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा था पीरियोडिक ईएमआई, आवर्ती ईएमआई पढ़ा था अपन ने, पीरियोडिक ईएमआई के अंदर हमें जहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट की वैल्यू ऑब्टेन होती है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट जो मिल रहा होता है वो उसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में आता है, ये देख चुके हैं पहले, करंट एंड ईएमएफ, क्लियर। इस तरह से ग्राफ मिलता है अल्टरनेटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी ये डायरेक्शन थी, यहाँ पे इसने चेंज किया, डायरेक्शन चेंज हुई, प्लस से माइनस हुआ, ये प्लस था ये माइनस हो गया, डायरेक्शन चेंज हुई। फिर यहाँ फिर से इधर जब इधर गया तो यहाँ पे फिर डायरेक्शन चेंज हुई, माइनस से प्लस। तो ईएमएफ का जो ग्राफ है, ईएम वर्सेस टाइम, तो एवरी साइकिल में 2 बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस। तो यहाँ पे एवरी हाफ रिवोल्यूशन में, ठीक है, प्रत्येक अर्ध चक्र के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो क्या जाएगा इसका आंसर सेकंड, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 अपन देखें, 73 में क्या कह रहा है आपसे, ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट टू एट स्पीड ऑफ 1600। तो जो आपको बताया था मैंने, जब भी कोई ट्रेन या कोई एरोप्लेन मूव कर रहा होता है तो एरोप्लेन की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसकी कटिंग हो रही होती है, मतलब बी वी की कटिंग होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम देखें इसमें, पहले तो बी वी कैलकुलेट करें, यहाँ पे बी वी की वैल्यू, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको एक तो डिप एंगल गिवन है, नति कोण गिवन है, और साथ में यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ गिवन है। तो बी वी इक्वल टू, आप जानते क्या होता है, बी वी इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है, पढ़ चुके पहले अर्थ मैग्नेटिज्म में, बी वी इक्वल टू बी साइन थीटा। तो यहाँ पे बी इक्वल टू 2.5 दे रखा है, 2.5 एंड साइन थीटा इज 1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ पे 10⁻⁴ है ना, 10⁻⁴ लिखेंगे, ये बी की वैल्यू गिवन है, बी गिवन है 5 × 10⁻⁴, साइन 30 1/2 है, तो कितना बन जाएगा ये जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये तो हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट कटिंग होगी एरोप्लेन के मोशन की वजह से, तो बी वी वी एल का यूज़ करेंगे, बी वी वी एल। तो यहाँ से बी वी आपने फाइंड कर ही लिया है, 2.5 × 10⁻⁴, वेलोसिटी हमें दे रखी है 1600। अब जो 1600 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में गिवन है आपको वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो 20 इसकी लेंथ दे रखी है, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस यहाँ से सॉल्व करके ई निकाल लो, तो 2.2 वोल्ट आ जाएगा, ये 2.2 वोल्ट ये आ जाएगा इसका आंसर 73, ठीक है। उसका फिर देखें स्टेज नंबर थर्ड, स्टेज नंबर थर्ड ये निकालें, स्टेज थर्ड देखिए, स्टेज थर्ड में कौन सा क्वेश्चन था, 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जैसा क्लास में कराया था मैंने, क्वेश्चन क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराया था, उसमें रॉड गिवन थी, ठीक है। रॉड को अपन ने वन एंड पे पिवोटेड कर रखा था, कीलकित किया हुआ था, और रॉड को छोड़ रहे थे, रॉड रोटेशन मोशन करते हुए नीचे आ रही थी। यहाँ पे बच्चों पेंडुलम गिवन है आपको,
ठीक है। यहाँ पे एक पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, उसको अपन छोड़ रहे हैं थीटा एंगल से, लेंथ एल है, तो इसके लिए हमें इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। और आप जानते हो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ कब होता है, जब वर्टिकल पोजीशन में होगा, क्योंकि जब ये ऊर्ध्वाधर पोजीशन में आएगा वर्टिकल पोजीशन में, तो इसका ओमेगा मैक्सिमम मिलेगा। ओमेगा मैक्सिमम मिलेगा तो E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर से ई की भी क्या आएगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बच्चों इस तरह से, यहाँ पहले हमें यहाँ पे कैसे किया था सॉल्व याद करो। अपन ने कहा नीचे आने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी में तो गेन होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से नीचे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आते थे, इसने कोई ओमेगा वेलोसिटी गेन कर ली है, वही ओमेगा अपन चेक करें, फाइंड करें कितना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये एंगल गिवन है आपको थीटा, ये लेंथ एल गिवन है, तो इसका मैं इस तरफ कंपाउंड करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी मिली बच्चों, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, इसका ये सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुँच गया इस जगह, CM यहाँ गया, तो इसकी CM के लिए पहले इसका इस तरफ कंपाउंड कितना है बच्चों, L cos थीटा आएगा, ये L cos थीटा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है, ये कितनी आएगी हाइट, H इक्वल टू L माइनस की पूरी लेंथ L है, L में से क्या माइनस कर दें, L cos थीटा, ये H हो जाएगा। कितना आएगा H, टोटल लेंथ में से L cos थीटा माइनस कर दो, ये H आ जाएगा। तो अब देखिए अपन क्या लगाते हैं बच्चों, ये बताया था वो मैंने KE गेन बराबर PE लॉस, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गेन तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी गेन कितना होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी गेन mg, पोटेंशियल लॉस कितना होगा mgh। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करें आई। अब यहाँ पे एक सिंपल बॉल है छोटी सी, तो इसके लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर, मीन्स ml स्क्वायर, कोई लेंथ l है, रेडियस l रेडियस पर रोटेट हो रहा है, तो मास इंटू रेडियस स्क्वायर, ये होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg को 10 रख देंगे, अच्छा g की फॉर्म में निकालना आंसर फिर mg और h यहाँ पे कितना दिख रहा है बच्चों आपको, वैल्यू ऑफ h l माइनस l cos थीटा, L माइनस एल कॉस रख दिया बच्चों, यहाँ से मास से तो मास कैंसिल, ठीक है, इसको उधर ले आए तो क्या हो जाएगा, देखिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g अपॉन एल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो एल तो अंदर से कॉमन ले कट जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g अपॉन एल, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे इस 1 को मैं यहाँ से गायब करना है, एलिमिनेट करना है, तो cos थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको पुट कर रहा हूँ मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमने cos 2 थीटा वाला फॉर्म लगा दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा, तो 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया रिजल्ट, ये प्लस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा 4g अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये तो आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, b इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो अप्लाई कर दें b, तो यहाँ पे यही सही ओमेगा अपन इसका रूट कर दो, इसका रूट कर देंगे तो क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका रूट करने जा रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 2, मतलब रूट ऑफ GL 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, तो 4 का रूट तो 2 कर दिया, साइन स्क्वायर का साइन कर दिया एंड एल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एल कैपिटल है ना, इसको कैपिटल एल रखना है, लेंथ कैपिटल दे रखी है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए क्या जाएगा रिजल्ट, इक्वल टू हाफ, 2 से तो खैर ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए अब ये एक L को तो यहाँ पे B के साथ लिख दो, BL लिख दिया मैंने, ठीक है, एक L को अंदर ले आए रूट के अंदर, तो स्क्वायर करके ले जाना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर ले आएंगे तो अंदर क्या आएगा GL स्क्वायर, एक L कट गया तो क्या बचा GL, और फिर बाहर क्या बच गया साइन थीटा बाई 2, तो BL रूट GL साइन थीटा बाई 2 फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद फिर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों देखिए इस तरह आपसे कह रहा है कि
ये रॉड है, ठीक है 20 में, इस रॉड को अपन ऊपर से देखें, इस रॉड को रोटेट कर रहे हैं, इसको मैं ऊपर से देखूं तो मैं कुछ इस तरह से इसको रोटेशन दिखेंगे इस रॉड के। इसको मैं यहाँ पे तो डायग्राम में साइड से दिखा रखा है, इसको अपन ऊपर से देखें रॉड को, तो हम ऊपर देखेंगे तो हमें रॉड के रोटेशन कुछ इस तरह देखेंगे कि रॉड कुछ इस तरह घूम रही है, इस तरह से रॉड रोटेट हो रही है, ठीक है। और फील्ड हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो फील्ड की तरफ इस तरह से आउटवर्ड फील्ड है, फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड है, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, और इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें से आप देखो इस वाले की साइड तो वेलोसिटी होगी इस तरफ और इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ आएगी वेलोसिटी, रोटेशन वेलोसिटी। अब इसमें देखें कौन सा एंड पॉजिटिव, मतलब इसको अब एक सिंगल रॉड मत मान के मानिए दो अलग अलग रॉड हैं हाफ लेंथ की। याद करो जैसे क्लास में अपन ने सॉल्व किया क्वेश्चन, एक तरफ लेंथ L/3 ली थी, L/4 ली थी, एक तरफ थी L/4, ऐसे यहाँ पे दोनों तरफ L/2 लेंथ है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, फिंगर्स को रख दिया मैंने आउटवर्ड और थंब को रखा नीचे की तरफ, वेलोसिटी को लाऊं तो स्लैब इधर एक्ट हो रहा है, मतलब इसमें जो यहाँ पे EF इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में हाई पोटेंशियल बनेगा E। ऐसे ही इसके अंदर भी बाहर वाला बनेगा इस तरह से, आउटसाइड वाला पोर्शन ये E, ये डेवलप होगा, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं इन दोनों एंड्स के, इसके दोनों सिरों के मध्य में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ये और ये इसके बीच में, इसको मान लो बेटा ये P एंड है और ये Q एंड है, तो VP माइनस VQ करोगे तो क्या जाएगा बच्चों, Q से इधर चल रहे हैं तो पहले यहाँ पे माइनस E, फिर यहाँ पे आएगा प्लस E हो जाएगा, तो कितना बन गया बच्चों ये 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q कितना बना, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 20 हो गया। 20 के बाद फिर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है बच्चों देखिए, ये एक सर्कुलर फ्रेम गिवन है, यहाँ पे इसमें बच्चों एक रॉड है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। अब बच्चों हम उसको इस तरह रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये जो पॉइंट्स गिवन है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एक काम करें, इसको लेते हैं 1 पॉइंट, इसको लेते हैं 2 पॉइंट, इसको लेते हैं 3 पॉइंट। चलो उससे पहले यहाँ पे इसमें देखें E जो डेवलप होगा किस तरह डेवलप होगा डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसको एक सिंगल रॉड मान लीजिए 2 रॉड्स हैं, एक इधर अलग रॉड है, एक अलग रॉड है, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं ये वाला पोर्शन तो किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी है इसकी इस तरफ, और इस वाले पोर्शन की वेलोसिटी आएगी इस तरफ आएगी, वेलोसिटी इस तरफ होगी। तो यहाँ पे इसमें जो इंडक्शन होगा, EF इंड्यूस होगा, फिंगर्स को रखें इनवर्ड, फिंगर्स को इनवर्ड, थंब को रखें वेलोसिटी को लॉन्ग, तो आउटवर्ड वाला बनेगा एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें आउटवर्ड वाला एंड पॉजिटिव बनेगा, मतलब कुछ इस तरह से डेवलप होगा। इस तरह देखिए इस डायरेक्शन में बनेगा E, ऐसे इसमें इस डायरेक्शन में आएगा E, ठीक है। तो इस तरह अपने डेवलप शो कर दिया, E को शो कर दिया। अब यहाँ पे इसको देखो पॉइंट पोटेंशियल मेथड देखें, ठीक है, EQ पोटेंशियल मेथड में सम विभव बिंदु मेथड से देखें किन किन पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा। देखिए A1 B एंड 2 आपस में कनेक्टेड है, तो A1 2 B को अपन एक सिंगल पॉइंट लग दिया। फिर बच्चों यहाँ पे 3 पॉइंट, बीच वाला पॉइंट 3 है, ये 3 वाला पॉइंट, ये पॉइंट 3 है, ये 2 एंड ये 1, तो चलो 3 वाला पॉइंट है, ये अकेला पॉइंट है, इसको 3 रख दिया मैंने 3। अब यहाँ पे इसमें जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनको कनेक्ट करके देखें एक बार अपन। देखिए ये रेजिस्टेंस R1 तो कनेक्टेड है इसके बीच में 1 एंड 3 के बीच में, ये रहा 1 एंड 3, ये अपन ने R1 कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों R2 कनेक्टेड है बिटवीन 2 एंड 3, ये रहा 2, ये रहा 3, ये लो R2 कनेक्ट कर दिया R2। फिर ये जो EMF है वाला, ये बच्चों किसके बीच में कनेक्टेड है, बिटवीन 3 एंड A, बिटवीन 3 एंड A कनेक्टेड है, इसका प्लस वाला एंड A पर है इस तरह से। फिर उसके बाद देखो ये वाला देखिए नेक्स्ट, ये जो E है ये 3 एंड B के बीच में, हाई पोटेंशियल B की तरफ है, ये हो गया ये क्लियर। अब अच्छा देखो यहाँ पे सर्किट बन गया, इसमें ये जो दोनों E हैं आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका E नेट क्या जाएगा, E नेट इक्वल टू 2E हो जाएगी, E नेट इज इक्वल टू 2E, क्योंकि E प्लस E करेंगे 2E, सॉरी
ई नेट तो ई रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं ई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ई की वैल्यू ई रहती है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों सेल सेम है तो ई नेट ई रहेगा। अब यहाँ पे आपको करंट कितना फाइंड करनी है, इस R1 में I1 फाइंड करनी है, ठीक है, और यहाँ पे इधर जाएगी करंट I2। अब हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ई है तो इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, ई, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन R1 इज ई, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन R1 इज ई, ठीक है, मतलब ई नेट इज इक्वल टू ई। तो चाहे हमें करंट फाइंड करनी तो I1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, ई अपॉन R1, ठीक है। तो बस ई अपॉन R1, ई को क्या लिख देंगे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इसकी आर है, रेडियस के बराबर, अपॉन R1। तो आंसर आएगा इसका कौन सा आ जाएगा, ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा 25 का, ठीक है। क्वेश्चन 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें रॉड मूव कर रही है इस तरह से, तो रॉड मूव करने से इसमें EM डेवलप होगा, E इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से बच्चों, इस तरह से ये कैपेसिटर है, यहाँ पे रॉड मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इसको V वेलोसिटी मूव करा रहे हैं, फील्ड के साथ बच्चों इनवर्ट फील्ड है, तो यहाँ पे इसमें E जो डेवलप होगा इस तरह से E आएगा, E, क्योंकि फिंगर्स को रखेंगे इनवर्ट डायरेक्शन में, थंब को रखेंगे वेलोसिटी को लॉन्ग, तो ऊपर वाला एंड बनेगा पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर वाला एंड पॉजिटिव आएगा क्योंकि फिंगर्स को रखने इनवर्ट, थंब को वेलोसिटी की तरफ रख रहे हैं, स्लैब अपर एक्ट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाला एंड पॉजिटिव है, नीचे वाला एंड नेगेटिव है, इस तरह से E डेवलप हुआ है। तो इस E की वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली प्लेट तो बनेगी पॉजिटिव, ये वाली आएगी नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरफ बैटरी का प्लस टर्मिनल कनेक्टेड होता है वाली प्लेट बनती है पॉजिटिव, तो ए वाली प्लेट तो आएगी पॉजिटिव चार्ज बनेगा ए पे, तो ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे इसमें चार्ज कितना होगा ये अपन देखें, अब आते हैं ये E, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो C इंटू V, V को कितना यहाँ पे E के बराबर, ये वोल्टेज है, C इंटू इसको E कर लेंगे, वोल्टेज को E, C इंटू E, E कितना बनेगा BVL, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो C कितना बचा यहाँ पे, कैपेसिटेंस गिवन है 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, माइक्रो में कहते हैं, आंसर माइक्रो कूलम में जाएगा, और B कितना गिवन है आपको, मैग्नेटिक फील्ड 4, वेलोसिटी गिवन है आपको 20, लेंथ गिवन है आपको 1, तो कितना जाएगा बच्चों ये 800 माइक्रो कूलम। तो फिर हम देख रहे हैं ए वाली प्लेट पे तो कितना आएगा, प्लस 800 माइक्रो कूलम, और बी वाली पे माइनस, QA इज इक्वल टू प्लस 800 माइक्रो कूलम एंड QB इज इक्वल टू माइनस 800 माइक्रो कूलम, यह आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। उसका फिर 27 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहाँ पे 2 डिस्क रोटेट करती हुई आगे जा रही हैं, ठीक है, तो इनमें इंड्यूस EMF हमें फाइंड करना है इसकी टॉप पॉइंट्स के बीच में। तो इसमें देखो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 समझे, यहाँ पे देखो पहले लेफ्ट वाली रिंग को देखो, लेफ्ट वाली रिंग के टॉप पॉइंट सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो टॉप एंड बॉटम पॉइंट है उनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी, डायमीटर के बराबर, जो उसका व्यास है डायमीटर। पहले हम छोटी रिंग की बात करें, छोटा वाला जो लूप है इसकी बात कर रहे हैं छोटी रिंग की, तो छोटी वाली रिंग है, इस छोटी वाली रिंग के वो सबसे टॉप और सबसे बॉटम के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी 2r, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ L परपेंडिकुलर कितना बनेगा 2r के इक्वल, मतलब इस तरह से ये 2r के इक्वल बनेगा L परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितनी आएगी 2r, ये लेंथ 2r आएगी, और ये इस तरफ मूव कर रही है L परपेंडिकुलर, ये L परपेंडिकुलर है जो कि 2r के इक्वल है, ठीक है। इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, कितनी रखी वेलोसिटी 2v, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड कितने रखा बच्चों, आउटवर्ड फील्ड, यहाँ पे आउटवर्ड है, इस तरह से आउटवर्ड फील्ड है। तो यहाँ पे देखिए इसमें फिंगर्स को रखेंगे आउटवर्ड, फिंगर्स को हमें रखना है आउटवर्ड, इस तरह से आउटवर्ड, थंब को रखना है वेलोसिटी अलोंग, तो स्लैब अपवर्ड एक्ट होगा। मीन्स यहाँ पे जो अपर एंड है इस तरह से अपर एंड, ये वाला अप साइड बनेगा EF पॉजिटिव, ये प्लस ये माइनस, ये E डेवलप होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो P पॉइंट है, ये रिंग का अपर पॉइंट है, P ये लोअर पॉइंट है। ऐसे बच्चों राइट साइड में भी अपन देखें इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा L परपेंडिकुलर, यहाँ पे कोई Q पॉइंट लें इसको, Q पॉइंट इसका L परपेंडिकुलर कितना आएगा 4r, क्योंकि डायमीटर ये 2E नहीं है 2r, ये 2r ये 4r, ठीक है। 4r ये वैल्यू E1 हो गई। ऐसे बच्चों यहाँ भी हम देखें, अब ये इसको इस तरफ मूव करा रहे हैं विद वेलोसिटी v, इसको आप इस तरफ मूव करा रहे हो विद वेलोसिटी v, तो यहाँ पे देखो थंब को फिंगर्स को रखना है आउटवर्ड, फिंगर्स को रखना है आउटवर्ड डायरेक्शन में, थंब को रखना है वेलोसिटी अलोंग, तो स्लैब डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो इसमें नीचे वाला एंड बनेगा पॉजिटिव, इसलिए नीचे वाला एंड पॉजिटिव आएगा, ठीक है, E2।
अब हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू करेंगे तो वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू क्या करते हैं, सिग्मा वी लगाएंगे फ्रॉम क्यू टू पी। तो जो क्यू से पी चले, पहले ये माइनस से प्लस जा रहे हैं तो E2 आ गया प्लस E2, इधर गए माइनस से प्लस गए, यहाँ भी प्लस हो जाएगा तो प्लस E1। तो E2 प्लस E1 करना है तो इसके लिए BVL का यूज़ करें। तो इसके लिए BVL, तो B वेलोसिटी कितनी है, V लेंथ कितनी है 4r, प्लस E1 के लिए अपन देखें मैग्नेटिक फील्ड B, वेलोसिटी 2v एंड लेंथ इज 2r, तो कितना बन जाएगा, तो ये 8 BVR हो जाएगा, ये 8 BVR ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q ये आ गया 8 BVR। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 29 के बाद अब देखें स्टेज नंबर 4 में मेडिकल का 7th क्वेश्चन। मेडिकल का 7th क्वेश्चन, अब यहाँ पे वायर लूप इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF। तो चलो देखो ये क्वेश्चन खैर पहले भी आया था, अपन ने देखा था, उसमें यहाँ पे जो EMF है वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में बन रहा होता है, ठीक है, AC की फॉर्म में। तो एवरी साइकिल में 2 बार यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ठीक है, एवरी साइकिल में प्रति चक्र 2 बार यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो इससे अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस पर रेवोल्यूशन, 4th आंसर आ जाएगा 7th का, ठीक है। तो 7th का आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मेडिकल में इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग लेवल में फर्स्ट क्वेश्चन देखें आगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे खैर अपन ने क्लास में सोल्व किया ये क्वेश्चन, इसमें इस तरह से बच्चों यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस सेम गिवन है, तीनों रेजिस्टेंस सेम गिवन है। इस तरह से ये सर्किट जो बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, और इसमें EMF यहाँ पे बच्चों इस तरह से ये बैटरी बन जाएगी, EMF जो इसमें इंड्यूस हुआ है वो, और ये रेजिस्टेंस R सारे इस तरह से ये क्लियर, ये भी R, ये भी R, ये भी R, और यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा E इज इक्वल टू कितना बनेगा बच्चों, BVL, ये अपन जानते हैं E इज इक्वल टू BVL बनता है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे जो टोटल करंट I फ्लो होगी, I इधर जाएगी आगे 2 पार्ट्स में, और दोनों में इक्वल डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखो इधर I1 इज इक्वल टू I/2, I2 इज इक्वल टू आल्सो I/2। क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस आ रहे हैं, सेम रेजिस्टेंस है, तो करंट का डिवाइडेशन भी इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा पहले हम I फाइंड करें, तो I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E/R नेट। R नेट कैसे फाइंड करेंगे पहले बच्चों, R एंड R दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब ये पहले इस बैटरी को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ये बैटरी और रेजिस्टेंस। फिर बच्चों देखिए ये जो R और ये R है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में इसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ये तो R और E था ही सही, ठीक है। तब ये एक सिंगल लूप बचा बच्चों। अब एक सिंगल लूप बचा है तो इसमें करंट क्या होगी, तीनों में सब में करंट सेम जा रही है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या जाएगा, E/R नेट, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो E BVL/R नेट, R नेट क्या जाएगा R प्लस R/2 मीन्स 3R/2, 2 चल जाएगा ऊपर, 2 BVL/3R, ठीक है। ये तो वैल्यू ऑफ I हो गई, ठीक है, I अपन निकाल ली। अब यहाँ पे I1 I2 दोनों इसके हाफ हाफ हैं, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या बच्चों, I/2, इसका हाफ कर दो तो BVL/3R ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब इसका ऑप्शन सेकंड आंसर आ गया इसका। उसका फिर क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका समझें। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कह बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से कहा जा रहा है आपसे, एक रॉड है, इस रॉड को अपन रोटेट कर रहे हैं, इसके वन एंड को अपन ने यहाँ से फिक्स कर दिया है, ठीक है, यहाँ से इसको फिक्स करके अपन इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ओमेगा से रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे इसमें देखो याद करो अपन ने जो रोटेशन मोशन अपन ने कहा था रॉड का, उसमें अपन ने E इक्वल टू हाफ B ओमेगा L² का डेरिवेशन किया था, वही चीज़ यहाँ पे डेरिवेशन उसी तरह से ये निकालना है। ये लेंथ आपको गिवन है कितनी, ये लेंथ तो 12 गिवन है, यहाँ से तक की लेंथ ये 12 है, ये तो स्ट्रिंग है, डोरी है, इसकी लेंथ तो 12 दे रखी है, और ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ आपको L गिवन है, इस रॉड की लेंथ L है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें अगर अपन स्मॉल एलिमेंट ले, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट, तो ये रोटेशन हो रहा है, इसका स्मॉल एलिमेंट ले अपन ने dx, ठीक है, या चलो dr होते हैं, ये स्मॉल एलिमेंट dr है, लेंथ dr, और यहाँ से तक की जो रेडियस है कितनी होगी r, और ये इसकी वेलोसिटी v, तो v इज इक्वल टू क्या बच्चों, ओमेगा r, v इज इक्वल टू ओमेगा r, x लो कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा x लिख देना फिर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो E आपको मिलेगा DE इज इक्वल टू B V D R,
लेंथ कितनी है इसकी डी आर, ठीक है। तो v अब यहाँ रख दो उसको b, v को रख देंगे कितना बच्चों ओमेगा आर इंटू डी आर। अब यहाँ पे टोटल e फाइंड करेंगे तो टोटल e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है आपको b ओमेगा आर डी आर का। अब देखो r की लिमिट, ये एलिमेंट अपन ये जो एलिमेंट लिया है इसको इस एंड पर लेते तो r किसके बराबर बनेगा 2l के इक्वल, इसको इस एंड पे लेंगे तो r कितना आएगा 2l प्लस l दैट इज 3l के इक्वल, ठीक है। तो लिमिट मिनिमम लिमिट कितनी है r की, मिनिमम वैल्यू 2r, मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू 2l एंड मैक्सिमम वैल्यू 3l, ठीक है। तो r इस एंड को यहाँ ले रहे थे तो r की लेंथ 2l बनेगी, इस एंड इस एलिमेंट को यहाँ लेंगे तो r कितना बनेगा 3l के इक्वल। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है b ओमेगा r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे 2l से 3l है, ठीक है। तो ये बच्चों हाफ b ओमेगा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें तो ये 9l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर, तो कितना जाएगा 5/2 b ओमेगा l स्क्वायर, ये आंसर आपको ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह बच्चों अपन ने ये सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए, आई बात समझ में। तो यहाँ तक बच्चों कंप्लीट हो गया अपना EMI कंप्लीट है, ओके फिनिश। तो चलो अब तक तो अपन ने EMI टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट, जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रत्यावर्त धारा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट इसके बारे में अपन आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रत्यावर्त धारा क्या होती है, जैसे आपने पहले पढ़ाई है बचपन में, एक तो होता है दिष्ट धारा, धारा दो प्रकार की होती है बच्चों, एक तो DC और एक AC, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, मीन्स डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों जो दिष्ट धारा होती है वो क्या होती है, इसकी दिशा लगातार नियत रहती है दिष्ट धारा की, हाँ ठीक है। परिमाण बदल सकता है, नियत भी रह सकता है, लेकिन दिशा कभी परिवर्तित नहीं होती, एक ही निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। परिपथ में हो सकता है क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही हो या एंटी क्लॉकवाइज, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होगी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो दिष्ट धारा की बात करें, दिष्ट धारा जो है, दिष्ट धारा एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती है, ठीक है। अगर बच्चों दिष्ट धारा का मान नियत है, अपन देखते हैं प्राय बैटरी से नियत धारा प्रवाहित होती है, तो दिष्ट धारा का मान अगर नियत है तो उसे बोलते हैं बच्चों समरूप DC, समरूप DC बोलते हैं, या कहते हैं एक समान DC बोलते हैं। और अगर उस DC का मान लगातार बदल रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं असमान DC, ठीक है, असमान DC बोलते हैं। आई वो समझ में। चलो वो तो खैर हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो क्या पढ़ना है दिष्ट धारा के बारे में। दिष्ट धारा क्या होती है बच्चों, इसका परिमाण भी और दिशा भी दोनों लगातार बदलते हैं, लेकिन आवर्ती रूप से। आवर्ती रूप से मतलब एक निश्चित समय पश्चात अपने मान को बार बार दोहराते हैं, दिशा और परिमाण दोनों बदलते हैं और एक निश्चित समय पश्चात अपने आप को पुनरावृत्ति करते हैं, अपने मान की पुनरावृत्ति करते हैं, और उस निश्चित समय को अपन क्या बोलते हैं आवर्तकाल, कैपिटल T, मतलब एक चक्र पूरा होने में लगा समय, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिशा बदलने का मतलब इस धारा का मान प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, माइनस, जैसे किसी एक दिशा को प्लस मान लें तो विपरीत दिशा को क्या मानना पड़ेगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इसकी दिशा है, इसकी दिशा मतलब प्लस माइनस मान, ठीक है, प्लस माइनस जो मान है, ठीक है, इसकी दिशा व परिमाण, इसकी जो दिशा व जो परिमाण है आवर्ती रूप से, ठीक है, आवर्ती रूप से लगातार परिवर्तित होते हैं, आवर्ती रूप से लगातार परिवर्तित, ठीक है, आवर्ती रूप से लगातार परिवर्तित होते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें इसका जो आवर्तकाल है जिसका क्या होता है निश्चित होता है, अर्थात निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय में पुनरावृत्ति, ठीक है, निश्चित समय में पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, पुनरावृत्ति होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं आवर्तकाल। निश्चित समय मतलब कैपिटल T में, निश्चित समय कैपिटल T, जिसे हम आवर्तकाल बोलते हैं, कैपिटल T में स्वयं को दोहराते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, क्या कहते हैं दोहराते हैं, ठीक है, अर्थात निश्चित समय T में स्वयं को दोहराते हैं, क्लियर। अब तो यहाँ पे इसमें प्लस और माइनस मान अगर दोनों एक जैसे हैं, जैसा प्लस वाला मान है वैसा माइनस वाला मान है, तो उस केस में अपन बोलते हैं उसको सम्मित AC, ठीक है। मतलब अगर क्लॉकवाइज दिशा में जिस तरह से मान बदल रहा है उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर मान बदल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं सम्मित AC बोलते हैं।
और अगर दोनों मान अलग अलग टाइप के हैं तो फिर ऐसे बोलते हैं असममित एसी। कैसे, अभी चित्र समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। यदि बच्चों प्लस मान इज इक्वल टू माइनस मान है तो इसे सममित एसी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सममित एसी, सिमेट्रिक एसी, सममित एसी कहते हैं। तो इसे सममित एसी कहते हैं। किस प्रकार से बच्चों? देखिए, जैसे अपन प्राय जो जनरली यूज करते हैं बच्चों, साइनोसॉइडल एसी का यूज करते हैं, ठीक है, साइन एसी। और इस प्रकार से इस प्रकार बच्चों ये ग्राफ है प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ बच्चों धारा इस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, आई वर्सेस टी ग्राफ है, मान लो इस तरह से लगातार इसका मान बदल रहा है साइन ग्राफ के अनुसार, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, इस प्रकार से प्लस माइनस के अनुसार ग्राफ है, तो इसे बोलते हैं साइनोसॉइडल एसी, ठीक है। तो बच्चों क्या है बच्चों? सममित एसी है ये। चलो इसको पूरा ढंग से ड्रॉ करें ग्राफ, मतलब यूँ इस तरह से पूरा बनाऊँ मैं, 2-3 चक्र दिखाएं इसके अंदर। देखिए इस प्रकार से अपन देख रहे हैं, मीन्स अगर इस प्रकार से एसी है तो इस प्रकार से ये जा वक्री एसी हो जाएगी। देखो ये भी टाइम टी है, ये भी टाइम टी है, मतलब टी, फिर ये 2t, मतलब एक निश्चित समय पश्चात अपने आप को दोहरा रहे हैं। ये टाइम टी अंतराल, ये भी टी समय टी अंतराल है, तो t 2t 0, तो एक टी समय पश्चात अपने आप को दोहरा रही है बार बार, ठीक है। तो जैसा बच्चों यहाँ पे प्लस मान है वैसा इसके अंदर नीचे माइनस मान है, जैसा प्लस नीचे माइनस। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं ये क्या हो जाएगी? एक सममित एसी हो जाएगी। ये जो सममित एसी है, ज्या वक्री एसी हो गई है, ठीक है, ज्या वक्री एसी। ऐसे बच्चों अगर यहाँ पे वर्गाकार एसी की फॉर्म में इस तरह से, इसे बोलते हैं वर्गाकार एसी, ठीक है। इसके अंदर मान जो बदल रहा है यह भी समय के साथ लगातार बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ये 0, ये t, फिर ये बिंदु 2t। अब देखिए हर t समय पश्चात इसका आवर्तकाल आ रहा है, मतलब इसका आवर्तकाल कितना बच्चों? कैपिटल T है। कैपिटल T समय पश्चात पुनरावृत्ति हो रही है मान की, जैसा मान प्लस है वैसा माइनस है। तो ये भी एक सममित एसी हो गई, सममित एसी, ठीक है। ये तो क्या बच्चों? ज्या वक्री एसी हो गई, और ये क्या होगी? वर्गाकार एसी, ठीक है। ऐसे बच्चों उसके बाद देख रहे हैं, मान लो कि एसी का ग्राफ इस प्रकार से दे रखा है आपको इस तरह से, इस प्रकार से बच्चों ये एसी वाला मान इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब प्लस और माइनस मान बराबर नहीं है, ठीक, पुनरावृत्ति बिल्कुल बराबर समय के अंदर हुई है। ये कैपिटल टी, फिर ये 2t हो जाएगा टाइम, लेकिन प्लस और माइनस मान बराबर नहीं आ रहे, इसलिए ये क्या है? असममित एसी है, ठीक है, असममित एसी, ठीक है, असममित एसी रहेगी, असममित एसी। ऐसे बच्चों अगर मान लीजिए इस प्रकार से ग्राफ होता तो इस प्रकार से ग्राफ है, तो बताइए सोचकर ये सममित एसी है या असममित? बताइए सोचकर, सममित है या असममित? ये एसी है ही नहीं। अरे एसी क्यों नहीं है? प्लस माइनस दोनों आ तो रहे हैं। अरे प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, लेकिन आवर्तकाल निश्चित नहीं है। आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम t1 आवर्तकाल है, फिर यहाँ से तक का जो टाइम t2 आवर्तकाल है, इस जगह तक का छोटा हो गया, फिर यहाँ से तक और छोटा हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं आवर्तकाल का मान निश्चित नहीं आ रहा, लगातार बदल रहा है आवर्तकाल का मान, ठीक है। तो t1, t2 और t3 हैं, ये बराबर नहीं आ रहे, हर अलग अलग मान आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं नॉट एसी, ठीक है, एसी है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों t1 नॉट इक्वल टू t2 नॉट इक्वल टू t3, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक निश्चित समय पश्चात पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये प्रत्यावर्त धारा है ही नहीं। क्लियर? तो ये अपन देगी। अब देखिए बच्चों प्रत्यावर्त धारा की जो सामान्य समीकरण है वो अपन क्या लिखते हैं? जनरल इक्वेशन। तो देखिए एसी की सामान्य समीकरण अपन देखें, एसी की सामान्य समीकरण, तो जो प्रत्यावर्त धारा जो अपन प्राय यूज करते हैं वो साइनोसोडल वाली यूज करते हैं। इस प्रकार से साइन वेव की फॉर्म में जो एसी है इसी का उपयोग किया जाता है परिपथ के अंदर। इनके तो बाई चांस कुछ एक क्वेश्चन ही आते हैं, मेनली आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे 99% क्वेश्चन इसी में मिलेंगे आपको साइनोसोडल एसी पे। अब इसकी जो सामान्य समीकरण है, देखिए क्या लिखते हैं अपन सामान्य समीकरण, इस प्रकार लिखते हैं x बराबर, लिखा ये लिखा था बच्चों, x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब तो यहाँ पे मैं x को लिख रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में हम एक तो धारा यूज करेंगे और एक वोल्टेज प्रत्यावर्ती रूप में I भी यूज करेंगे एंड V भी यूज करेंगे, I एंड V, धारा तथा वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने चलो I दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे V भी हो सकता है। ये जो ग्राफ दिखाया है यहाँ पे I वर्सेस T ना, ये V वर्सेस
टी भी लिखा हुआ हो सकता है, तो इसलिए इस चैप्टर में आई एंड वी दोनों का उपयोग करेंगे। इसलिए मैंने या तो ना आई लिखा ना वी लिखा, एक्स लिख दिया। एक्स का मतलब ही वी या आई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सामान्य समीकरण हो गई। अब इस समीकरण में जो एक्स आपको दिखा रहा है बच्चों, ये एक्स, ये देखिए ये एक्स तो क्या बच्चों यहाँ पे ताक्षणिक मान है, ठीक है। ताक्षणिक मान, ताक्षणिक मान किसका, आई या वी का ताक्षणिक मान हो गया। इस एक्स नोट को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, शिखर मान। ये जो एक्स नोट है ये कहलाता है शिखर मान, शिखर मान, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से जो साइन के अंदर कोष्टक लिखा हुआ है, इस पूरे कोष्टक को बोलते हैं एक्स की कला, एक्स की कला या कुल कला बोलते हैं इसको, एक्स की कला या एक्स की कुल कला। टोटल फेज, कला मतलब फेज, कुल कला, कला बोला जाए या कुल कला एक ही बात है, एक्स की कला ये, ठीक है। और जो यहाँ जो फाई आपको दिख रहा है इसे कहते हैं प्रारंभिक कला, एक्स की प्रारंभिक कला, एक्स की प्रारंभिक कला ये अपन कहते हैं। अब बच्चों इस समीकरण में ये शिखर मान, शिखर मान मतलब अधिकतम संभव मान को बोलते हैं शिखर मान। और बच्चों इस समीकरण में जिसका आरएमएस मान होता है, एक्स का आरएमएस मान, देखिए यहां बच्चों एक्स का आरएमएस मान, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर मतलब वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान जो होता है एक्स आरएमएस बराबर ये होता है बच्चों एक्स नॉट अपॉन रूट 2 होता है ये इस समीकरण में। इस समीकरण में एक्स का जो आरएमएस मान है क्या होता है, एक्स नॉट अपॉन रूट 2। कहाँ से आया, कैसे आया, ये आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। आज तो अपन बेसिक सीखेंगे, कल आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा मैं। आरएमएस मान, शिखर मान, ठीक है, औसत मान, ताक्षणिक मान, ये सारे अपन कल डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी तो बस ध्यान रखें सामान्य समीकरण इस प्रकार से अपन ने लिखी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें एक स्टार पॉइंट ग्रुप में अगर अपन देखें, यदि बच्चों t बराबर 0 पर, ठीक है, यदि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर x बराबर 0 हो तो समीकरण, मतलब आपसे कहा जाए कि अगर जो प्रत्याधारा है ये शून्य से अपना मान प्रारंभ कर रही है, ठीक है, तो इसकी समीकरण क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसमें t बराबर 0 पुट कर दोगे, ठीक है। तो t बराबर 0 पे फाई का मान रखेंगे 0 हो जाएगा, मतलब समीकरण जो बनेगी, मतलब t बराबर 0 से ग्राफ अगर स्टार्ट हो रहा है, धारा स्टार्ट हो रही है, तो उसकी समीकरण होती है x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये होती है बच्चों x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी, x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी ये होती है, ठीक है। मतलब प्रारंभिक कला का मान क्या होता है 0, अगर t बराबर 0 से, t बराबर 0 पर शून्य से धारा स्टार्ट हो रही है तो इसके लिए प्रारंभिक कला क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी, अर्थात x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी बनेगा, x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी। और जो ओमेगा यहाँ पे देखिए क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवर्ती, जिसे अपन चाहें तो 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, पढ़ाई बचपन में आपने, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या ओमेगा को अपन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, ओमेगा को हम 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, इस प्रकार से अपन लिखते हैं ओमेगा को, ठीक है। तो ये चीज इसकी सामान्य समीकरण हो गई, ठीक है। ज्यादातर हम इसी का भी यूज करेंगे, मतलब t बराबर 0 पर अगर x बराबर 0 है तो समीकरण कुछ इस प्रकार से आ रही है, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। तो जो इसका अगर अपन ग्राफ देखना चाहें, मतलब किस प्रकार से ग्राफ अपन समझ सकते हैं, मतलब ये जो अपन ने समीकरण बनाई, ग्राफ जो बनाया ना, ये वाला ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये इसी को शो कर रहा है इस प्रकार को। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ से अपन देखें, ये जो ग्राफ अपन ने बनाया था वाला ग्राफ, ये इसी को शो कर रहा है, अर्थात इस प्रकार से आएगा, देखिए इस प्रकार बच्चों ये जो ग्राफ बन रहा है, ये समय का x के साथ ग्राफ, x का मतलब बच्चों यहाँ पे i या v कुछ भी हो सकता है, बोल ही दिया आपको मैंने, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसमें ये टाइम 0 है, ये टाइम कैपिटल T, क्योंकि इसका एक चक्र पूरा हो गया है t, तो इसका आधा चक्र पूरा हुआ है, या क्या कहलाएगा t/2 टाइम, ये टाइम t/2 होगा। अब बच्चों ये मान जो शिखर मान प्राप्त हो रहा है ये बिल्कुल मध्य पे, मतलब t/4 पे आता है, t/4 पे इसका क्या है शिखर मान। x का जो चरम मान आ रहा है शिखर मान, जिसे हम चरम मान बोलते हैं, शिखर मान किस पे आ रहा है बच्चों, ये t/4 पे, t/2 गलत दिया, t/4 आएगा, t/4 पे, t/4 पे इसका अधिकतम मान आपको प्राप्त हो रहा होता है, ठीक है। तो अधिकतम मान t/4 पे ये प्राप्त हो रहा है, और फिर यहाँ पे ये नेगेटिव x नॉट लिख दो चाहो तो। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये जो पॉजिटिव चक्र और ये नेगेटिव चक्र,
तो इसे बोलते हैं ये वाला चक्र बच्चों क्या कहलाता है पॉजिटिव अर्ध चक्र, प्लस अर्ध चक्र बोलते हैं धनात्मक अर्ध चक्र। और जो ये वाला भाग है बच्चों, ये वाला भाग कहलाता है ऋणात्मक अर्ध चक्र, ठीक है, नेगेटिव अर्ध चक्र। ये नेगेटिव अर्ध चक्र हो गया, वो पॉजिटिव अर्ध चक्र, ये नेगेटिव अर्ध चक्र, ठीक है। तो बच्चों आपने एक और से कहा कि मान 0 से बढ़ते बढ़ते x नोट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा t/4, मतलब मान 0 से चरम मान तक पहुंचने में, शिखर मान तक प्राप्त करने में कितना टाइम लगता है t/4 लगता है, ठीक है। ये चीज अपन ने देखी, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें ये तो अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे इसके अंदर ये देखो कि यहाँ पे जो कलांतर और पथांतर, ये तो अपन ने इसका ग्राफ बना दिया। अब बच्चों क्वेश्चन में कई बार होता है आपसे कह दे कि कोई दो बिंदु इस ग्राफ में, कोई दो बिंदु है, मान लो ये वाले इस तरह से दो बिंदु यहाँ बोल रहे हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये दो बिंदु हैं, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच समयांतर डेल्टा टी है, ये जो समयांतर डेल्टा टी है इन दो बिंदुओं के बीच में। तो आपसे कहा जाता है कलांतर क्या होगा इन दोनों बीच में, कलांतर का मान क्या होगा। तो कलांतर और समयांतर में जो संबंध होता है, देखिए ये सूत्र पहले अपन पढ़ चुके हैं तरंग वाले टॉपिक के अंदर, 11th क्लास के अंदर आता है ना वेव थ्योरी, तो वहीं पढ़ते हैं। देखिए कलांतर डेल्टा फाई व समयांतर, कलांतर डेल्टा फाई व समयांतर डेल्टा टी में संबंध क्या लिखते हैं बच्चों इसमें संबंध। देखिए ये होता है डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 ये रिलेशन होता है कलांतर व समयांतर में संबंध। और जो यहाँ पे देखिए ध्यान रखना, आपको जो डेल्टा फाई है, ये डेल्टा फाई का मान आपको रखना होता है रेडियन में, ठीक है। किस में रखेंगे, रेडियन में। प्राय आपको ये डिग्री में दिया गया हो सकता है, जैसे कि आपको दिया गया है 30 डिग्री, तो आप आपको डेल्टा फाई का मान 30 देना, क्या रखेंगे π/6 रखेंगे। 90 डिग्री दिया गया है तो π/4 रखेंगे। इस प्रकार से आपको डेल्टा फाई का मान रेडियन में रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें ये चीज अपन देख ली, इस पे चलो अब एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ बच्चों देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे क्या है कि प्रत्यय धारा दे रखी है, इसके लिए IRMS फ्रीक्वेंसी और प्रारंभिक मान ज्ञात करना है इस धारा का। तो देखो यहाँ पे देखिए पहले तो कोष्टक के बाहर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको पहले अंदर गुणा कर दें, क्योंकि हम देखते हैं समीकरण में क्या होता है, यहाँ पे समीकरण के अंदर यहाँ जो साइन है इसके अंदर कोष्टक, चलो ये देख लो इस समीकरण में साइन के जस्ट बाद फिर कोष्टक स्टार्ट होता है, तो कोष्टक से पहले कोई राशि लिखी है तो उसको पहले अंदर गुणा कर लेंगे। तो अंदर गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए I बराबर क्या दिया आपको, I बराबर 4 साइन, उसको अंदर गुणा कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये 100 πt प्लस π/3, ठीक है, ये जाएगा मान π/3, ये आ गया एम्पियर के अंदर, ये आपको I का मान दिया हुआ है। अब बच्चों उसकी तुलना अपन से करें, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इससे अगर आप तुलना करोगे तो यहाँ से आप देखें, इसको तुलना करने पे शिखर मान कितना हो गया, यहाँ पे शिखर मान तो आ गया, शिखर मान तो I0 इज इक्वल टू कितना 4, I0 का मान 4 आया, ठीक है। और अगर RMS मान निकालते तो RMS मान मतलब रूट मीन स्क्वायर मतलब वर्ग माध्य मूल मान, तो IRMS अभी आप बताया था इस तरह की समीकरण, तो RMS मान क्या होता है x0 अपॉन रूट 2 है, मतलब I0 अपॉन रूट 2, I0 अपॉन रूट 2 करेंगे RMS मान के लिए, तो I0 का मान कितना है बच्चों 4 है, तो 4 अपॉन रूट 2 करिए तो कितना जाएगा, ये 4 को हम लिख दें 2 इंटू 2, 4 को लिख दें 2 इंटू 2, तो 2 से रूट 2 कट जाएगा 2√2 एम्पियर, ये हो जाएगा 2√2 एम्पियर, ठीक है। तो उसका RMS मान कितना है 2√2 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब देखो आवर्ती निकालें, ये शिखर मान तो यहाँ पे 4 है और उसका जो ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा यहाँ कितना है 100 पाई, ओमेगा इक्वल टू कितना बच्चों 100 पाई है यहाँ पे ओमेगा। तुलना करिए अपन I0 4 आया, ओमेगा मान 100 पाई। अब यहाँ पे इसकी आवृत्ति निकाली जाए, ठीक है, आवृत्ति निकालेंगे तो F इक्वल टू क्या होता है बच्चों ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ लिखा था अपने, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो रख दो ओमेगा मान कितना है 100 पाई बटा 2 पाई करेंगे तो कितना आएगा मान बच्चों 50 हर्ट्ज, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज के बराबर, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है 50 हर्ट्ज, ठीक है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति हो गई। अब बच्चों यहाँ पे ये तो एक सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया, अपन ने सॉल्व कर लिया। अच्छा प्रारंभिक मान निकालना है, प्रारंभिक मान अगर निकालें, प्रारंभिक मान मतलब t बराबर 0 पर मान, ठीक है,
प्रारंभिक मान अर्थात t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर मान निकाल रहे हैं। तो t बराबर 0 पर अगर आप मान निकालोगे तो i बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे i बराबर 4 साइन, यहाँ t 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस π/3। और जो साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो जाएगा 4 इंटू √3/2। 4 इंटू √3/2 करेंगे तो कितना जाएगा 2√3 एम्पियर। ये होगा इसका प्रारंभिक मान 2√3 एम्पियर। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करें। आपसे कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में कलांतर 50 डिग्री के लिए समयांतर डेल्टा टी का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड अपन सॉल्व करें। सॉल्यूशन सेकंड, तो बच्चों यहाँ पे देखा था फॉर्मूला लगा रहे हैं, डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी बराबर डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, इसका उपयोग करना है अपन को। तो बच्चों यहाँ पे क्या निकालना है, डेल्टा टी का मान। तो डेल्टा टी का मान निकालना है, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल टी। ठीक है, अब डेल्टा फाई का मान रखें, कितना बच्चों, डेल्टा फाई का मान 50 डिग्री, लेकिन इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो 50 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, π/180 से। π/180 गुणा करेंगे तो चेंज हो जाएगा इसमें रेडियन प्रति सेकंड में, डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, और टाइम आवर्तकाल जो कैपिटल टी है, हमने देखा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 50 हर्ट्ज, इसका व्युत्क्रम कर दो तो आवर्तकाल आ जाएगा, मतलब कितना आएगा 1/50 सेकंड है। 1/50 सेकंड इसका आवर्तकाल हो जाएगा, इसका अपन ने व्युत्क्रम कर दिया। ठीक है, 1/50 सेकंड। तो यहाँ पे इसको आप सोल्व कर लें। देखिए 50 से 50 काट दो, पाई से पाई कट जाएगा, तो 1/360 क्या जाएगा, डेल्टा टी बराबर 1/360 सेकंड। ये इसका आंसर आ जाएगा, डेल्टा टी बराबर 1/360 सेकंड। ये निकाल लिया अपन ने। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 3, इसको समझें, क्वेश्चन नंबर 3 को, सॉल्यूशन 3 को। क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन 3, i बराबर 5 साइन 100 पाई टी के लिए 0 से शिखर तक का, 0 से RMS तक का मान प्राप्त होने में लगा समय ज्ञात करो। तो देखो यहाँ समझाया था 0 से शिखर तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, t/4। तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 0 से शिखर मान तक जाने में टाइम t/4 लग रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपन देखें, 0 से शिखर तक का टाइम, 0 से शिखर तक समय, ये निकालना है अपन को। तो अपन जानते हो टाइम t बराबर क्या होता है, t बराबर कैपिटल T/4 होता है। ठीक है, T/4, तो t का मान कितना आया था बच्चों, कैपिटल T का मान कितना होगा यहाँ पे, ये 100 पाई के रूप में, मतलब ओमेगा कितना यहाँ पे 100 पाई। ठीक है, तो इस कैपिटल T को अपन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल T। तो t बराबर क्या आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो उसको कैपिटल T को 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दें, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको बच्चों, 100 पाई। ओमेगा मान 100 पाई रख दो, तो 1/4 इंटू 2 पाई अपॉन 100 पाई। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये जाएगा पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 1/50, नहीं ये आ जाएगा 1/200 हो जाएगा, 1/200 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 4 दो बार कट जाएगा उसको, मतलब 1/2 सेकेंड। तो टी का मान कितना आ गया, 1/200 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 1/200 सेकेंड, ये निकाल लिया अपन रिजल्ट। टी का मान 1/200 सेकेंड, ये आ गया रिजल्ट। चलो अब बच्चों उसके बाद देखें सेकेंड हमसे क्या पूछ रहा है। सेकेंड हमसे पूछा है बच्चों 0 से RMS तक, 0 से RMS तक समय, 0 से RMS तक का समय निकालना है। मान लो उसका मान t है, थोड़ी देर t मान लेते हैं इसको, ts का मान। तो उसका t का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे ग्राफ अपन देख रहे हैं इस प्रकार से होता है, मतलब इसकी जो समीकरण लिखी थी क्या होती है, x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी, x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा को अपन लिखते हैं 2 पाई अपॉन टी देते हैं,
2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी। तो यहाँ पे इस टी का मान निकालना है। और बच्चों यहाँ पे ये x की जगह चलो i के रूप में लिख दें, i के रूप में ये समीकरण दे रखी है, चलो उसको x के रूप में लेते हैं। x के रूप में तो कोई दिक्कत नहीं है, x से निकाल लेते हैं अपन। कितना आएगा x बराबर x नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी है। तो यहाँ से कि x का मान क्या बोला गया, RMS मान, मतलब x नॉट अपॉन रूट 2, मतलब मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ अपने आप, वही इसके लिए आ जाएगा क्या बच्चों, x नॉट अपॉन रूट 2, क्योंकि RMS मान क्या होता है x नॉट बटा रूट 2। तो ये RMS मान बोला गया तो x नॉट बटा रूट 2 रख दिया, तो x नॉट साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। तो चलो x नॉट से क्या x नॉट कट जाएगा, कितना है मान 1 अपॉन रूट 2। किस एंगल पे साइन का मान 1 अपॉन रूट 2 होता है बताइए, किस एंगल पे साइन थीटा मान 1 अपॉन रूट 2 होता है, पाई बाई 4 पे होता है। में से यहाँ पे देखें 1 अपॉन रूट 2 बराबर साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। तो ये जाएगा बच्चों कितना, पाई बाई 4, पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, तो टी का मान कितना आ गया, टी का मान आएगा टी बाई 8। ये आ गया रिजल्ट, टी का मान टी बाई 8 आया। ठीक है, तो टी का मान टी बाई 8, ये रिजल्ट निकल गया है टी बाई 8। अब टी का मान उच्च यहाँ पे रख दें, समय का मान, टी का मान 2 पाई अपॉन ओमेगा किया था, 2 पाई अपॉन ओमेगा से कितना आया था ये 1/50, फिर पाई से पाई कट गया, 2/100 कितना है कैपिटल टी का मान 1/50। तो टी का मान 1/50 रख दें, तो 1/50 रख दिया अपन ने, कितना क्या बच्चों ये 1/400, यह जगह मान 1/400 सेकेंड। क्या गया 1/400 सेकेंड, बात पल्ले पड़ी। तो यहाँ से गौर से जो आपको मैंने सिखाई चीज कि 0 से RMS मान तक जाने में टाइम कितना लगा है, t/8, मतलब यहाँ पे इस जगह ये कहीं पे RMS मान होगा, ये RMS मान है इसका, ये RMS मान है, मतलब x नॉट बटा रूट 2 है ये RMS मान, x नॉट बटा रूट 2। तो यहाँ तक जाने का टाइम कितना लग रहा है, t/8। तो ये बिंदु बता रहा है t/8 को, ये मान t/8 को बता रहा है। ठीक है, चलो छोटी छोटी एक दो चीजें समझा दूं, आज के लिए इतना वो थे और कुछ लिखा नहीं था, केवल एक चीज समझा दूं। अरे बच्चों देखिए 0 से RMS तक जाने का टाइम कितना है, यहाँ से t/8 है। फिर RMS से शिखर तक जाने का टाइम, मतलब इस RMS मान से शिखर मान तक जाने का टाइम कितना होगा, ये अंतराल। तो t/4 में से t/8 माइनस करो, t/4 में से t/8 माइनस करो, कितना आएगा t/8, मतलब 0 से RMS का टाइम t/8, RMS से शिखर तक का टाइम वापस t/8। ठीक है, अच्छा अब यूं आपसे कहता बच्चों, ये देखिए ये कौन सा मान है, RMS मान। यहां से शिखर पे गए, शिखर से वापस यहाँ आए, RMS मान यहाँ आएगा वापस, ये इसको आगे बढ़ा के देखें, ये वाला मान वापस RMS आएगा। तो इस RMS से वापस RMS तक, RMS मान से वापस RMS मान तक आने का समय कितना हो जाएगा। तो देखिए ये समय t/8 है, ये t/8, अभी देख लिया अपन, ये अंतराल t/8 आया था, उतना अंतराल ये भी t/8 होगा। तो t/8 प्लस t/8 कितना हो गया, t/4। तो RMS से वापस अगले RMS मान तक आने का टाइम t/4 के बराबर होता है। ये चीजें अपन ने सीखी। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए खैर इतना वो थे, बाकी अपन कल पढ़ते हैं इसी के बारे में, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।